हाय एवरीवन। सो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में मेन मेथड के बारे में समझने वाले हैं। मेन मेथड इज द एंट्री पॉइंट ऑफ जावा प्रोग्राम। सो ये जो मेन मेथड होता है हमारे प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ओके, सो अगर हम प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले हम एक पैकेज डिक्लेयर करते हैं एंड इस पैकेज के अंदर हम अपना क्लास बनाते हैं और क्लास के अंदर जो है हम एक मेन मेथड डिफाइन करते हैं, राइट। आई थिंक जब हम जावा लैंग्वेज सीखते हैं तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट होती है जिसको हम याद करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। सो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में इसी स्टेटमेंट के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग जो हम लिखते हैं इसमें हर एक इंडिविजुअल वर्ड का मीनिंग होता है, तो हम उसे ही समझते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो हमने मेथड को पब्लिक डिक्लेयर कर रखा है, पब्लिक जो है मॉडिफायर है जो कि क्या करता है, इस मेथड को ग्लोबली अवेलेबल कर देता है। मतलब कि अब हम इस मेथड को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके, जेवीएम जो है इस मेन मेथड को कहीं से भी कॉल कर सकता है। देन हमने इस मेन मेथड को स्टैटिक डिक्लेयर कर रखा है। सो अगर हम किसी भी मेथड को स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं तो इससे क्या होता है कि हम इस मेथड को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं बिना उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए। ओके, सो दैट जेवीएम कैन इन्वोक इट विदाउट इंस्टेंशिएटिंग द क्लास। देन हमने इस मेन मेथड को वॉइड डिक्लेयर कर रखा है। वॉइड का मतलब है जो हमारा मेन मेथड है ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ओके, वहीं अगर हम दूसरे लैंग्वेज में देखें सी प्लस प्लस वगैरह में, तो इसके अंदर जो मेन मेथड होता है इसके अंदर रिटर्न होता है, राइट। ये रिटर्न स्टेटमेंट इसलिए होता है ताकि सिस्टम को पता चल जाए जो हमारा मेन मेथड है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। तो बेसिकली ये जो रिटर्न स्टेटमेंट होता है ये टर्मिनेशन मार्क करता है इस लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। लेकिन एज सच जावा के अंदर नहीं होता है। और ये जो मेन है ये है मेथड नेम। ओके, और ये जो है इम्प्लिसिटली फिक्स कर दिया गया है कि इस मेथड का जो नेम है वो मेन ही होगा। जेवीएम में जो इम्प्लीमेंटेशन है वहां पे ये है कि आपको मेन मेथड को कॉल कर देना है और मेन मेथड के बाद जो है हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है। हम इसके अंदर जो है अपना ऑपरेशन जो भी प्रोग्राम लिखना होता है इसके अंदर लिख देते हैं, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यही अराइज हो रहा होगा कि जरूरी है कि इसका नाम मेन ही है, अगर मैं इसका नाम डोमेन रखना चाहूं तो क्या प्रॉब्लम है। तो बिल्कुल रखा जा सकता है इस मेथड का नेम कुछ भी, लेकिन उसके लिए आपको जाकर के जेवीएम की इंप्लीमेंटेशन चेंज करनी होगी कि अब मेन मेथड ना कॉल करके आपको जो है डोमेन नाम का मेथड कॉल करना है। और फ्रेंड्स, ये जो लिखा है ये एक एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसमें जो ये args है इस एरे का नाम है ये। और ये जो है इस एरे के टाइप को डिफाइन कर रहा है कि जो आर्क्स एरे है ये स्ट्रिंग टाइप का है। ओके, और इसको हम बोलते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। सो फ्रेंड्स, जब हम प्रोग्राम लिखते हैं और उसके अंदर एक मेथड डिफाइन करते हैं तो पैरेंथेसिस के अंदर हम अपना पैरामीटर लिस्ट लिखते हैं, राइट। और जब भी हम इस मेथड फन को कॉल करेंगे तो यहाँ पर जो है आर्ग्यूमेंट पास करेंगे एक इंटीजर टाइप का, जैसे कि यहाँ पे लेट्स से मैंने 3 पास कर दिया है। सो जब हम इस मेन मेथड को कॉल करेंगे तब भी तो हम आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, राइट। तो ये उसी का रिसीवर है। सो बेसिकली हमने इसको एरे इसलिए बनाया क्योंकि हमें नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स नहीं पता कि कितने आर्ग्यूमेंट्स पास करा गया है, राइट। और हमने इसको स्ट्रिंग टाइप का एरे बना दिया है क्योंकि हमें नहीं पता टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट कि इंटीजर आने वाला है या डबल वैल्यू आने वाली है, फ्लोट वैल्यू आने वाली है, राइट, या कैरेक्टर आने वाला है या एक स्ट्रिंग आने वाला है। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, एक स्ट्रिंग एरे बना दिया है ताकि कुछ भी है हम इसको स्ट्रिंग एरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास क्लास डेमो है और इस क्लास के अंदर हमने जो है मेन मेथड डिफाइन कर रखा है और यहाँ पे प्रिंट कर रखा है मेन। तो मैं इसको पहले रन करके दिखा देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कंसोल पे मेन प्रिंट हो चुका है, राइट। तो अब क्या करते हैं, हम इस मेन मेथड के सिंटेक्स में कुछ चेंज करके देखते हैं कि क्या होता है। तो लेट्स से मैं पब्लिक हटा देता हूँ। तो आप देख रहे हो कंपाइल टाइम एरर कुछ नहीं आ रहा है। तो अब जो है एक बार रन करके देखते हैं हम। सो फ्रेंड्स, ये जो देख रहे हो आप, ये क्या आ रहा है, एक एरर आ रहा है यहाँ पे कि मेन मेथड नॉट फाउंड इन द क्लास। और ये जो नीचे है प्रॉपर सिंटेक्स दे रहा है कि ये वाला मेन मेथड हमें चाहिए। ओके, लेट्स से हम क्या करते हैं, इसको पब्लिक ना डिक्लेयर करके उससे जो थोड़ा लेस रिस्ट्रिक्टेड है इसको मैं प्रोटेक्टेड डिफाइन कर देता हूं, ठीक है। तो आप देख रहे हो अभी भी कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं है। तो इसको रन करके देखते हैं। तो आप देख रहे हो फिर से एग्जैक्टली सेम एरर दे रहा है। तो मतलब ये जो मेथड का सिग्नेचर है एग्जैक्टली वही चाहिए इसको, ठीक है। सो कंपाइल टाइम एरर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अगर आप एक मेथड का सिग्नेचर देखो, नॉर्मल मेथड का सिग्नेचर, उस हिसाब से तो ये प्रॉपर करेक्ट है ना, इसलिए कंपाइल टाइम एरर नहीं आ रहा है। लेकिन जब जेवीएम मेन मेथड को ढूंढ रहा है वो इस मेथड को एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है, इसलिए जो है वो एरर आ रहा है। ओके, अगर लेट्स से मैं यहाँ पे स्टैटिक हटा भी दूं, यहाँ पे वॉइड की जगह अगर हम इंट भी कर देते हैं
तो भी जो है कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, देख रहे हो आप नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं रन करूंगा तो यहाँ पे एक एरर आएगा कि हमें जो है स्टैटिक वॉइड मेन वाला स्ट्रक्चर चाहिए मेन मेथड का। ओके फ्रेंड्स, तो पहले तो इसका स्ट्रक्चर ठीक कर देता हूं। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड और ये रिटर्न स्टेटमेंट हटा देते हैं। ओके, सो आई होप कि आपको इसका मतलब समझ आया होगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और ये जो है ये कमांड लाइन आर्गुमेंट होता है, ठीक है। तो जब मेन मेथड कॉल हो रहा होगा उस समय जो है हम आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं। तो वो भी मैं करके दिखा देता हूँ। तो ये जो है एरे है, तो लेट्स से मैं जो है इस एरे का कंटेंट प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको। और एरे का नाम है आर्क्स, और यहाँ पे जो है हम प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। तो एक बार रन करके देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो आउटपुट आ रहा है सिर्फ मेन लिखा आ रहा है, राइट। यहाँ पे जो ये प्रिंट है एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। इसका मतलब ये जो हमारा एरे था ना, इसके अंदर कोई भी वैल्यू थी नहीं, इसका साइज क्या था, 0 था। इसलिए ये जो फोर लूप है एग्जीक्यूट नहीं हुआ होगा। सो अगर आपको कमांड लाइन आर्गुमेंट में आर्गुमेंट पास करना है, मतलब मेन मेथड को कॉल करते समय कुछ भी आर्गुमेंट पास करना है, तो आपको ऐसे रन करना होगा। ये रन एज पे जाओ, ठीक है। और यहाँ पे आर्गुमेंट में जाकर के आप आर्गुमेंट पास कर सकते हो। तो जब ये क्लास कॉल होगा ना, ठीक है, तो उस समय जो मेन मेथड को जब कॉल होगा तो ये जो आर्गुमेंट है उसमें पास कर दिया जाएगा। तो लेट्स से मैं एक स्ट्रिंग पास कर देता हूँ और एक कैरेक्टर पास कर देते हैं हम, और इंट वैल्यू पास कर दिया, फ्लोट कर देता हूँ एक। ओके, और अब जो है इसको रन करके देखते हैं हम। तो आप देख रहे हो ये सारे के सारे जो है यहाँ पे प्रिंट हो रहा है इसकी वजह से। तो इसका मतलब ये जो हमने पास करा था ये इस स्ट्रिंग के अंदर अब रिसीव हो रहा है, राइट। सो अब हम समझते हैं कि क्या हम इस मेन मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं। मेथड ओवरलोडिंग का क्या मतलब होता है कि एक क्लास के अंदर मोर देन वन मेथड का प्रेजेंट होना विद सेम नेम बट डिफरेंट मेथड सिग्नेचर, राइट। तो लेट्स से हम जो है एक और मेन मेथड बना देते हैं। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ओके। और लेट्स से इसके अंदर हम प्रिंट कर देते हैं नो आर्ग्यूमेंट मेन मेथड। सिमिलरली लेट्स से हम एक और मेथड बना देते हैं, तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूं। और यहाँ पे लेट्स से हम इंट टाइप का बना देते हैं एक पैरामीटर। और यहाँ पे लेट्स से हम लिख देते हैं ओके। और अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो आप देख रहे हो अभी भी ये मेन वाला मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो मेथड ओवरलोडिंग केस में क्या होता है कि जो जेवीएम है ना वो एग्जैक्टली इसी सिंटेक्स वाले मेन मेथड को कॉल करेगा। उसके अलावा जो भी मेन मेथड आपको उसे एक्सप्लिसिटली कॉल करना होगा आपको। तो जैसे यहाँ पे मैंने ये कॉल कर दिया ओके। सो आई होप आपको मेथड ओवरलोडिंग का केस समझ आया होगा कि मेन मेथड में क्या होता है। तो ओवरलोडिंग में बस यही होता है कि जो डिफॉल्ट सिग्नेचर वाला था वो वाला जेवीएम कॉल करेगा, उसके अलावा जो भी मेथड्स है उसको एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या हम इस मेन मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं। तो मेथड ओवरराइडिंग का क्या मतलब होता है कि पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास में एग्जैक्टली सेम सिंटेक्स का मेथड प्रेजेंट होना, राइट। तो हम ऐसा कहते हैं कि जो चाइल्ड क्लास का मेथड है उसने अपने पेरेंट क्लास के मेथड को ओवरराइड कर दिया। सो फ्रेंड्स, ये जो मेन मेथड है ना इसको हम ओवरराइड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये जो मेथड होते हैं स्टैटिक डिक्लेयर हो रखे हैं। और हमें पता है जो स्टैटिक मेथड होते हैं वो मेथड ओवरराइडिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो मेथड हाइडिंग का पार्ट हो जाता है, राइट, ओवरलोडिंग का। सो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो मेन मेथड है ये मैंडेटरी है हमारे प्रोग्राम में होना, अगर ये ना हो तो क्या प्रोग्राम रन नहीं हो सकता है। तो जिन्होंने स्टैटिक ब्लॉक का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है तो उन्हें लग रहा होगा कि हम जो है सारा का सारा प्रोग्राम जो है स्टैटिक ब्लॉक के अंदर लिख देते हैं, क्योंकि जो स्टैटिक ब्लॉक है वो मेन मेथड से पहले रन हो जाता है, राइट। तो मेन मेथड हो या ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो लेट्स से यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ स्टैटिक ब्लॉक। तो एक बार जो है मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। तो आप देख रहे हो स्टैटिक ब्लॉक जो है पहले एग्जीक्यूट हुआ है मेन मेथड से हमारे, राइट। सो अगर हम एग्जीक्यूशन फ्लो को समझे तो सबसे पहले एक क्लास लोड होता है, और एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग ये जो स्टैटिक ब्लॉक है हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है। देन जो है जेवीएम इस मेन मेथड को कॉल करता है। लेकिन ये जो होता है ना जावा 7 वर्जन से पहले होता था। 7 वर्जन के बाद और 7 वर्जन में क्या होता है कि जब क्लास लोड होता है ना तो उसी समय ये बात इंश्योर करी जाती है कि क्या मेन मेथड प्रेजेंट है। अगर है तभी हमारा प्रोग्राम रन होगा, नहीं तो एरर दे देगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इस मेन मेथड को हटा दूं और अब रन करोगे आप तो ये एरर आ रहा है।
ठीक है, तो क्लास लोडिंग के समय ही ये एंश्योर करा जाता है, एग्जीक्यूशन फ्लो अभी भी वही रहेगा, स्टैटिक ब्लॉक एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग के समय ही रन होगा, बट लोडिंग के समय ये एंश्योर करा जाता है कि मेन मेथड प्रेजेंट होना चाहिए। ओके,